गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग विस्तृत रूप से क्या देखेंगे, नई शिक्षा नीति, जिसको कहा जा रहा है कि वह 2020, लेकिन वह मसौदा प्रस्तुत कब हुआ था? 2019 में ही हुआ था। उसके बारे में हम लोग समग्र जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें संक्षिप्त जानकारी थी, और आज हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं, यह शिक्षा नीति क्या पहली बार आई है या इससे पहले भी भारत में कोई शिक्षा नीति आई थी? तो हम लोग आज़ादी के बाद से जितने भी शिक्षा नीति या उस पर जो बातें हुई या बहस हुआ, उसके बारे में एक संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं। तो चलते हैं पहले वहाँ पर। आज़ादी के बाद सबसे पहले भारत में शिक्षा नीति कब आती है? तो यह जब आज़ाद हुए हम लोग, जस्ट उसी समय की बात है, यानी 1948-49 में। उसका नाम क्या था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। नाम ही यूनिवर्सिटी है, यानी यह विश्वविद्यालय के एजुकेशन से संबंधित रहा होगा। उसके बाद दूसरा आता है 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी या और सीनियर सेकेंडरी यानी 10 एंड +2 की बात हो रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, जो पढ़ना रहता है, डॉक्टर DS कोठारी का। तो यह कब आया था? तो एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966 के अंतर्गत, और जिसको क्या कहा गया? DS कोठारी या कोठारी आयोग कहा गया है। और उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कब लागू हुआ? 1968 में। और 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 में, जिसमें क्या हुआ? पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट का मैटर था, स्टेट सब्जेक्ट था, जिसको 1974 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? कंकर्न लिस्ट में रख डाल दिया गया, यानी कि अब इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते थे। उसके बाद 1986 का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था कब? 1986 में, जो और उसके बाद यह 34 साल बाद आई है। और इसमें क्यों, जब 1986 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। कब? तो यहाँ देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाले को मॉडिफाइड किया गया कब? 1992 में। और यह एक्शन भी कब आ गया? 1992 से है। लेकिन जो यह एजुकेशन नई शिक्षा नीति जो आयोग आई है, रिपोर्ट जिसको कैबिनेट ने ड्राफ्ट किया है, यह बनाने का शुरुआत कब हुआ? तो यहाँ देखिए, हाई लेवल कमेटी थी, नाम था उनका TSR सुब्रमण्यम कमेटी। वो मर गया, अभी जिंदा नहीं है। अतः इन्होंने 27 मई 2016 को पहली बार नई शिक्षा नीति के संबंध में रिपोर्ट पेश की थी। इस पर भारत सरकार ने पूर्व RBI के गवर्नर, क्या नाम था? डॉक्टर K कस्तूरीरंगन को सौंपा रिपोर्ट कि वह इस पर अपना रिपोर्ट दे। तो जो इन्होंने 31 मई 2019 को अपना ये प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया था, और इसी कस्तूरीरंगन कमेटी के आधार पर ही नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप पेश किया गया है, और किसके आधार पर है? तो कस्तूरीरंगन के कमेटी के आधार पर। तो हम लोग आगे देखते हैं। यह शिक्षा नीति है, यह समग्र शिक्षा नीति है। मतलब इसमें आपको स्कूली एजुकेशन, स्कूली मतलब क्या? पहले जो 10+2 हुआ करता था, यानी इंटर तक की बात हो रही है, वहाँ तक की है, इसमें मिलेगा। उसके बाद +2 से आगे हायर एजुकेशन, उसके बारे में है। फिर इस एजुकेशन का जो आधारभूत सुविधा है, सरकार उसके लिए क्या करेगी, सबके बारे में अलग अलग से दिया गया है ब्यौरा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में। यहाँ देखिए, सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन कितना होता है? 5 तक। ये बात हो रही है 5 से पहले की बात हो रही है, यानी कि 100% बच्चे आंगनबाड़ी में या प्ले स्कूल में पढ़ने जाएं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या क्या सरकार का करने का लक्ष्य है? तो आंगनबाड़ियों को मजबूत बनाया जाएगा, नए प्री स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ इसको लिंक कर देना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार, यानी कि अब बच्चों को अच्छा चीज़ खाने को मिलेगा। दूसरा, 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता भी, यानी सबको मूलभूत साक्षरता दे दिया जाए 2025 तक सरकार का लक्ष्य, यानी कि 100% भारत में लिटरेसी प्राप्त करना है। और संख्या के आधार पर भी इसमें, इसके लिए सरकार क्या करेगी? भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर का ध्यान दिया जाएगा। यानी पहले सुनते हैं हम लोग कि प्रथम
रिपोर्ट बार बार पेश करते रहती है कि भारत में जो क्लास 5 का बच्चा है वो क्लास 2 का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, क्लास 7 का बच्चा क्लास 3 का मैथ नहीं बना सकता है। तो वही बात हो रही है। भाषा यानी इसमें हिंदी या जो सब्जेक्ट होगा हिंदी होगा, चाहे कई मातृ लैंग्वेज होगा या अंग्रेजी है, उसका वह लेटर देखे और या उसके वर्ड को पहचान पाए। और गणित में 1 2 3 जो गिनती होता है और उसके बाद में उसका जोड़ घटाव गुना भाग यह करने में वह सक्षम हो जाए। नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम चलाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर सिखाने का कार्यक्रम होगा, यह ऑनलाइन ही होगा। स्कूल की तैयारी मॉड्यूल यानी स्कूल का भी एक उसके लिए सरकार क्या करेगी, तो सिलेबस लाएगी, स्कूल को बनाने की कोशिश करेगी, अच्छे से अच्छे उसका बिल्डिंग का निर्माण होगा। उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम यानी सरकार उपचार भी करेगी, सरकार निर्देश भी करेगी, यानी कि सरकार अब नियामक से निर्देशक बन गई, बताएगी, पैसा देगी, सब कुछ करेगी। अब शिक्षक छात्र अनुपात इसको 1:30 यानी एक टीचर पर 30 से कम स्टूडेंट को लाने का सरकार का लक्ष्य है, जो वर्तमान समय में बहुत अधिक है। अब जो नई पाठ्यक्रम है और उसका शैक्षणिक संरचना क्या है, पहले क्या था 10+2 जिसमें 5 तक प्राइमरी एजुकेशन होता था, उसके बाद 6 7 8 यानी 5+3 उसमें क्या हो जाता था मिडिल स्कूल, उसके बाद 8 and 9 10 तो 10 एक बोर्ड होता था और 12 भी बोर्ड, तो अभी भी 10 बोर्ड होगा और 12 बोर्ड होगा। लेकिन इस यहाँ देखिए यह 5+3+3+4 यानी डिजाइन अब कितना साल का हो गया, तो पहले एजुकेशन होता था 12 साल, अब हो गया 15 साल का। यानी 0 से हम लोग जानते हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने क्या कर दिया, बच्चे का जो शिक्षा है वह फंडामेंटल राइट है। लेकिन 6 से पहले बच्चे तो 3 वर्ष से ही तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो क्या 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए कुछ नहीं किया जाए, यही सरकार कर रही है कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा जब होगा 3 साल, तो इस 30 साल में 2 साल उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ देखिए मूलभूत चरण यह होगा जिसमें पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2 होगा, ग्रेड 1 और 2 जो 5 साल का होगा। यानी जो 3 साल 6 से 3 और 6 से न छठा, जब 6ठे वर्ष का बच्चा होता है तो वह प्रथम क्लास में जाता है, उससे पहले के 3 साल बच्चा, तो उस पहले जो 3 साल था इसमें क्या होगा, अब छठा में 1 में न जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ देखिए मूलभूत चरण यानी पूर्व प्राथमिक और ग्रेड यह पहला और दूसरा को बना दिया जाएगा। यानी कि पहले से नीचा किंडरगार्टन यूकेजी केजी होता है वह +1 and 2 होगा। दूसरा का प्रारंभिक चरण यह कक्षा 3 से कक्षा 5 तक शुरू होगा। फिर मध्यम चरण 6 7 and 8 यानी कि है मिडिल स्कूल। और माध्यमिक चरण यानी मैट्रिक जिसमें करेगा बच्चा वो 9 10 और 12, तो 11 and 12, तो ये सब ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा। यानी कि इसमें अब हर 6-6 महीना पर एग्जाम होंगे। केवल शैक्षणिक पुनर्संरचना स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं होगी, यानी शिक्षा में सुधार किया जाएगा। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन भी होगा, यानी सिलेबस चेंज किया जाएगा। और पहले की तरह नहीं कि और कोई बच्चा एक स्ट्रीम में ले लिया है, साइंस वाला आर्ट नहीं पढ़ेगा, आर्ट वाला कॉमर्स नहीं पढ़ेगा, वह नहीं है। अब ध्यान दिया जाएगा तो भाषा दक्षता पर, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता यानी कि कंप्यूटर महत्वपूर्ण आ गया, भारत का ज्ञान, समसामयिकी का विकास यानी एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी होगा, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। जो पहले होता है कि केवल अंग्रेजी में है, नहीं, अब दूसरे भाषा में भी उसका ट्रांसलेट किया जाएगा। भारतीय भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा। लचीला एवं एकीकृत पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन होगा, यानी कि सबके लिए एक तरह का ही शिक्षा व्यवस्था करने का सरकार का स्कीम है। आगे देखिए, अब देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा होगा, तो इसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी जो पिछड़े लोग हैं उसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया जाएगा। जैसे लिंग में महिला और ट्रांसजेंडर के लिए, सामाजिक संस्कृति यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प विकसित महिला, मुस्लिम और प्रवासी समुदायों के लिए विशेष ध्यान। विशेष आवश्यकताएं यानी सीखने और शारीरिक अक्षमता यानी दिव्यांग लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी जो शहरी गरीब लोग हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रावधान होगा। मुस्लिमों और अन्य शैक्षणिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करेगी। इसके लिए क्या करेगी? सरकार रणनीतियाँ बनाएगी। तो रणनीतियों में वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन होगा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष बनेगा, लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना, 25 और 1 के अनुपात में शिक्षक और स्टूडेंट यानी 25 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक लाने का कोशिश किया जाएगा। समावेशी स्कूल वातावरण यानी स्कूल का वातावरण ऐसा हो, सस्टेनेबल हो कि हर कोई जाए तो वहाँ पर उसमें अधिक से अधिक समय तक रह सके। मदरसों, गुरुकुल, पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और एनसीईएफ को सिखाने, एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस एवं रिटेंशन मतलब 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में से वृद्धि हो जाएगी। रेखांकित स्थानों में नई सुविधा, जब स्कूल में अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल का विकास होगा। उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखा जाएगा। दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यानी कि कोई अगर छूट गया है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, नहीं, उसको भी फिर से मुख्य धारा में लाने का कोशिश सरकार करेगी। सीखने के लिए कई रास्ते, औपचारिक और अनौपचारिक मोड, यानी औपचारिक शिक्षा जो स्कूल में जाकर बच्चा पढ़ता है, अनौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा कहिए, इसका भी प्रावधान जो नीचे की क्लास है जैसे ओपन स्कूलिंग का होगा वह 1 से लेकर ही शुरू हो जाएगा। ओपन स्कूलिंग प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को मजबूत करना, यानी कि अब फेसबुक या गूगल कहिए या अभी यूनिवर्सिटी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात न होगी। शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाएगा। अब भाषा पर बहुत विवाद है इसमें कि अंग्रेजी को कम करने की कोशिश की जाएगी। यानी बच्चे अब 2 से 8 वर्ष के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ मिलेगा। यानी शिक्षा के माध्यम के रूप में अब घरेलू भाषा या मातृभाषा जो उनका लोकल लैंग्वेज होगा उसी को प्रावधान दिया जाएगा। यानी कि अंग्रेजी पढ़ना मस्ट नहीं रहा। प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर मिलेगा। तो 3 भाषा ट्राई लैंग्वेज फार्मूला था वह शुरू किया जाएगा। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन, छात्र ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से 1 या 1 से अधिक बदल सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव कर सकेंगे। संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जाएगा। इन संस्कृत भाषा के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, यहाँ पर 8 भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का शिक्षण दिया जाएगा। अब स्कूल परिसर में क्या होगा यहाँ देखिए। तो स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार इकाई है। एक सन्निहित भूगोल के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है। तो हम लोग जानते हैं बीआरसी सीआरसी वाली बात हो रही है। तो स्कूल परिसर में क्या किया जाएगा? तो प्रभावी प्रशासन, स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं होगा, यानी जो स्कूल जहाँ है वहीं रहेंगे। संसाधनों को साझा किया जाएगा, यानी कि प्रयोगशाला, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं अगर किसी के पास के स्कूल में है, किसी के पास नहीं है तो वह आपस में शेयर कर सकते हैं। एक शिक्षकों और परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी साझा, यानी गेस्ट टीचर बनना आसान होगा। एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय माने अधिक से अधिक उनके बीच में एक दूसरे के बीच में टीचर से टीचर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ाया जाएगा। स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा का विनियमन कैसे होगा? तो हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनियमन और संचालन होगा। नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण यानी SSRA बनाया जाएगा और केंद्र में भी एक होगा जो मेडिकल और LLB यानी लॉ की एजुकेशन को छोड़कर बाकी सबका रेगुलेट करेगा। स्कूल शिक्षा निर्देशालय पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन करेगा। NCERT सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी रखा जाएगा। राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण
जारी रखा जाएगा। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनियमन होगा। अब शिक्षक से संबंधित भी कुछ तथ्य हैं। तो परिवर्तन और का पथ प्रदर्शक क्या होगा, तो 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त किया जाएगा, यानी जो भी शिक्षक होंगे वह अस्थायी होंगे। पर्याप्त भौतिक अवसंरचना यानी आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। शिक्षण संस्थान पीटी का विकास किया जाएगा। पुनः डिजाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट फिर से नए रूप में आएगा। साक्षात्कार और प्रदर्शन को वेटेज मिलेगा। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया जाएगा और स्कूल परिसर में उनको नियुक्त किया जाएगा। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा आदि पर ध्यान होगा, यानी शिक्षकों का स्किल बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का निरंतर व्यावसायिक विकास होगा। लचीला और मॉड्यूल दृष्टिकोण होगा, ये तो कहने वाली बात है। आगे देखिए, सक्रिय और संलग्न सक्षम संकाय, ध्यान देखिए क्या होगा, तो हर संस्थान में पर्याप्त संकाय यानी अधिक से अधिक स्कूल में उसके बेंच डेस्क, स्कूल का ब्लॉक बनेगा, उसके विभाग यानी संकाय अधिक से अधिक बनाए जाएंगे। तदर्थ और संविदा नियुक्तियों पर रोक लगेगी, यानी जो भी टीचर होंगे वो परमानेंट होंगे और जो भी उसका संकाय होगा वो परमानेंट होगा। अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती होगी। अस्थायी रोजगार कार्यक्रम, ट्रैक प्रणाली, सतत संकाय पेशेवर विकास, संकाय भर्ती, कैरियर की प्रगति संस्थागत विकास योजना का हिस्सा होगा। अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त किया जाएगा, यानी स्कूल को भी बहुत से स्वायत्तता दी जाएगी। और हायर एजुकेशन में क्या होगा, तो यहाँ देखिए, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, यानी इसमें लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 8,000 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण किया जाएगा। ये सब आगे देखिए, इसमें क्या होगा, तो मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला याद कर लीजिए। ये सब क्या है, ये से हायर एजुकेशन से संबंधित मिशन है, सरकार की योजना है। आगे देखिए, उच्च गुणवत्ता की उदार शिक्षा की ओर, यानी उच्च जो गुणवत्ता होगी वह उदार हो जाएगी। जैसे पहले बैचलर डिग्री लेने के लिए 3 साल मस्ट था, लेकिन यहाँ देखिए कई निकास विकल्पों के साथ 3 साल की स्नातक डिग्री होगी, यानी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वाली बात हो जाएगी। अगर 4 साल का कोई कार्यक्रम करेगा, जो आज का जो होता है कोर्स मान लेते हैं, तो उसको क्या डिग्री मिलेगा, उदार कला शिक्षा के स्नातक और मेजर या माइनर्स, यानी कि अब वह रिसर्च के साथ डिग्री प्राप्त करेगा। 3 साल का तो सिंपल स्नातक डिग्री, 2 साल पढ़ता है तो उसको डिग्री और डिप्लोमा, और 1 साल पढ़ेगा तो प्रमाण पत्र के साथ उसका एग्जिट होगा, यानी कि वह ड्रॉप आउट में नहीं माना जाएगा। 3 और 4 दोनों साल के कार्यक्रम अनुसंधान कार्य के साथ ऑनर्स की डिग्री उसको दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री का जो प्रोग्राम होगा वह भी लचीला होगा। 3 साल स्नातक की डिग्री वाले लोगों के लिए 2 साल, और ऑनर्स उपाधि के साथ 4 साल की स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष का क्या होगा, तो एमए की पढ़ाई होगी। 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम होगा, यानी 4+1 या 3+2 कर लीजिए तो वह मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेगा। कल्पनाशील और लचीला पाठ्यक्रम होगा, यानी कि अब इसमें बोध का विकास होगा। अध्ययन के विषयों का रचनात्मक संयोजन होगा। एकाधिक निकास और प्रवेश बिंदु है। और आगे देखिए, स्नातकोत्तर डायरेक्ट शिक्षा अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। शासन और विनियमन, तो इसमें क्या क्या सरकार करेगी, तो मानक सेटिंग, वित्त पोषण, मान्यता और विनियमन स्वतंत्र निकाय यानी ऑटोनोमस दिया जाएगा। हल्का किंतु घना, ये क्या है, लाइट बट टाइट विनियमन होगा, यानी हल्का होगा लेकिन सरकार का नियंत्रण सख्त होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा, वो तो हम लोग बना ही चुके हैं। यूजीसी बंद कर दिया गया है, ये भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, उच्चतर शिक्षा में स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस तो दिया ही जाएगा, ये तो हर कोई जानता है। अध्यापक और व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में एकीकृत करना, तो जानेगा कि जो बीएड ही होगा सिर्फ और सिर्फ, वो अभी अब 4 साल का एकीकृत शिक्षा स्नातक होगा, यानी कि कोई अगर इंटर कर रहा है यानी +2 कर चुका है तो वहाँ के बाद +4 कर ले तो उसको बीएड की डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन 2 वर्ष का बीएड डिग्री 2030 तक जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद केवल और केवल 4 वर्ष का ही बीएड डिग्री चलाई जाएगी। इष्टतम शिक्षण वातावरण, यानी वातावरण बनेगा शिक्षा का वो अच्छा बनेगा। छात्र को सहायता मिलेगा। ओडीएल अंतर्राष्ट्रीयकरण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी
टेक्नोलॉजी तो आ ही गई और अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी भारत में इस तरह का एजुकेशन बनाया जाए कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए। इसके लिए क्या क्या करेगी सरकार? तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का फ्रेमवर्क परिणाम आधारित और शाखा आधारित होगा। परिणाम ही चाहिए और उसका शाख यानी गुडविल भी होना चाहिए। भावी शैक्षणिक प्रथाओं के माध्यम से सीखने के अनुभवों का उभारा जाएगा। और आगे ये सब बातें हैं, आप पॉज कर देख लीजिएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की बात हो रही है, ध्यान देखिए। स्वायत्त निकाय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित होगा, यानी संसद में अधिनियम आएगा। 20,000 करोड़ का वार्षिक अनुदान अगले दशक में इसमें अधिक वृद्धि हो जाएगी। और ये सब पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण होगा। तो व्यावसायिक शिक्षा उदार शिक्षा का अभिन्न अंग है। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत होगा। फोकस क्षेत्र कौशल है, यानी कौशल से स्किल सरकार बढ़ाने का कोशिश करेगी। और स्थानीय मानचित्र यानी लोकल से वोकल बनाया जाएगा या लोकल से ग्लोबल वाली बात होगी। शिक्षक तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रयास की देखरेख के लिए व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण पर राष्ट्रीय समिति की रूपरेखा तैयार की गई जो बनाई जाएगी। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा अधिक विस्तृत होगी। लोक विद्या भारत में विकसित ज्ञान व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ करना आसान हो जाएगा। और प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान है। इसमें वयस्क शिक्षा के लिए NCF यानी NCF से जुड़ी शिक्षण सामग्री मूल्यांकन और प्रमाणन की भी व्यवस्था की गई है। वयस्क शिक्षा केंद्र के कैडर और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा ट्यूटर्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षक बनाए गए या बनाए जाएंगे। महिलाओं की साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सब कहने वाली बातें हैं। भारतीय भाषाओं का प्रचार होगा। इसमें भारत की जो 8 भाषाएं थी कौन कौन, इसमें मुख्य रूप से जो 6 भारत की कौन भाषाएं हैं, तो भारत की 6 ट्रेडिशनल भाषाएं हैं। तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, इन सब पर खासा जोर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ देखिए पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित की जाएगी। और अंग्रेजी केवल एक भाषा के रूप में होगा, यानी हिंदी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा जो इसका सर्वोच्च निकाय होगा, ये तो जान ही चुके हैं। आगे देखिए वित्त पोषण शिक्षा मतलब सरकार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय का 20% सरकार का करने का लक्ष्य है। और मुख्य संज्ञान क्षेत्र क्या होगा, तो बाल शिक्षा का विस्तार और सुधार, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना, स्कूली परिसरों की पर्याप्त और उपयुक्त पुनर्स्थापना। यह तो अपने से ही लिख सकते हो, इतना चीज़ यानी सब कुछ अच्छा करने की सरकार की सोच है। और यह अंत में धन्यवाद है। बस यही क्या है, तो भारत का 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका अगर कोई सार कहा जाए तो कुल सार बस इतना ही है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।